जल्दी जल्दी से सभी को बुला लो। मेथड की अपनी क्लास शुरू होगी। कैसे हैं आप सब? जी बढ़िया हैं। कोरोना बढ़ रहा है, अपना ध्यान रखना है आपको। जी जल्दी जल्दी आ जाइए। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम सा। जी मेथड की आज अपनी ये 3rd क्लास है। इससे पहले हमने रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन की थ्योरिकल बात की थी। जी जी जल्दी जल्दी आ जाइए। जी राम राम जी। मैं सही हूँ, आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। जी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग याद है। जी अजय जी फटाफट ही आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोपहर का टाइम है। जी झुंझुनू से जी राम राम। और सबसे बड़ी बात ये है दोपहर का टाइम है, शायद महिलाएं अपने अपने काम से फ्री हो गई होंगी। जी चलिए शुरुआत कर लेते हैं मेथड की अपनी क्लास। जैसा मैं कह रही हूँ आप सबको अपना ध्यान रखना है। सत श्री अकाल जी। चलिए लगभग आप लोग आ गए हैं। कोरोना कैसा है जयपुर में? कोरोना तो हर जगह ही बहुत बढ़िया है। जी ज़बरदस्त है और काफ़ी ज़्यादा सख्ताई चल रही है और बस थोड़ा ध्यान तो रखना ही है। जी आप लोग लगभग आ चुके हैं। जी चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी क्वेश्चन है आपके लिए पहला। जी गोगा मेरी से, बीकानेर से, आप सब जगह से आ गए हैं। बाड़मेर से, खम्मा घनी, बिल्कुल जी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जी, मारिया जी थैंक यू। देखिए इसके अंदर अब क्वेश्चन, सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है क्वेश्चन। पहला है मौन पठन करना, दूसरा है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, तीसरा है बोल बोल कर पढ़ना और चौथा है द्रुत गति से पठन करना। क्वेश्चन है सहस्वर पठन का उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना, बच्चों के पढ़ने लिखने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से पठन करना। जी सुरेंद्र जी आप कह रहे हैं 20 जून को होगा क्या एग्जाम? तो मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से हालात चल रहे मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम ये कह दें कि ना नहीं होगा। सरकार है जब कराएगी तो अभी कह रही है कि 20 जून को होगा, तो आपको वही रूप लेकर चलना है कि 20 को होगा। जी आंसर आ रहे हैं पहले का 2 नंबर। जी पहले का B2, जी फटाफट आप लोग बता रहे हैं और 2 आंसर आ रहा है। जी लगभग बच्चों के सेम है। आंचल कह रही है 3 है, अब तीसरा भी आंसर आ रहा है। बाकी सब बच्चे कह रहे हैं B है, लेकिन अब आंसर C भी आ रहा है। बहुत आपको जी नीरज जी आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। मेरी यही दुआ है आप जो भी उद्देश्य लेकर के ईमानदारी से जो अपने कर्तव्य पथ पर लगे हुए हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, उन सबको अपनी मंजिल मिल जाए। जी चलिए बात करते हैं। लगभग बच्चों ने 3 आंसर बताया है, लेकिन 1-2 ने मतलब 2 बताया है, 1-2 ने 3 बताया। चलिए बात करें अब यहाँ से। सहस्वर पठन क्या है? किसी भी चीज को यूं हम जो बोल बोल कर पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? सहस्वर पठन। इसलिए शायद बहुत से बच्चे गए बोल बोल कर पढ़ना, तो ये तो सही है, सहस्वर कहते किसे हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को क्या करना? समाप्त। कई बच्चे अगर हम लोग बात करें बोलने में, अकेले बोलने में भी अगर हम कहें
तो झिझक उत्पन्न होती है। झिझक मतलब उन्हें ये लगता है कहीं मैं गलत न बोलूं, लेकिन सहस्वर में तो बोलना ही पड़ेगा उसे। अब वो बोलेगा, अगर बच्चे का कोई भी उच्चारण अशुद्ध हुआ तो शिक्षक उसे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। अच्छा, बच्चा एक जगह बोलेगा अगर, यानी जैसे हमारी मौखिक परीक्षाएं हैं, तो एक शिक्षक के सामने अगर बच्चा बोला है तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, फिर वो दूसरे शिक्षक के सामने भी क्या करेगा, बोलेगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बच्चों की पढ़ने संबंधी जो झिझक है उनके अंदर, जो ये कह सकते हैं, जो उसे कुछ बच्चों को शर्म आती है, कुछ को कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं है, उसको क्या करना, दूर करना। ये सबसे बड़ा क्या है, उद्देश्य है। बोल बोल कर पढ़ना तो क्या हो गया, सहस्वर पठन हो गया। द्रुत गति से पठन करना, द्रुत का अर्थ होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी रीडिंग लगाना जिसे हम बोलते हैं, वो होता है द्रुत गति से पठन करना। और मौन, चुपचाप पढ़ना किसी चीज को। आगे की बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों, पहला ऑप्शन है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान करना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। आराम से आप देख लीजिए इसके अंदर, फिर हम बात करेंगे क्या आपका आंसर आता है। दूसरे का आंसर डी और बी, 2 बता रहे हैं, डी भी आ रहा है जी। सन्नी 4 बता रहे हैं, फिर 2 आ रहा है, इसमें तो गड़बड़ है। अच्छा, मैं आपके लिए जितने क्वेश्चन लाई हूँ ये सब आए हुए और हैं, तो इसलिए वहाँ से भी क्लियर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रेरणा कह रही है डी है, असलम 1 बता रहे हैं, शिवी 4 बता रहे हैं, संजय सागर डी, सन्नी मोहन अर्थ को ग्रहण करना जी, पुष्पेंद्र जी राधे राधे जी, राजू जी जी भरतपुर से। अच्छा राजू, बिल्कुल राम राम, बिल्कुल मेघवाल जी, जान है तो जान है। देखिए फिर भी हम लोग तो आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हो पाए सुचारू रूप से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहें, वो बेटर है जी। चलिए अब हम देख लेते हैं, आपके डबल आंसर हैं, मैं कहूँ तो अब ट्रिपल हो गई है। राकेश जी कह रहे हैं ए है, संतोष जी भी 1 बता रही हैं, और मुरारी जी कह रहे हैं 100% 4 नंबर है, नैना भी 4 ही बोल रही है जी। चलिए बात करें, देखिए ये कह रहा है पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यानी महत्वपूर्ण तो और भी चीज हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है जी। पंजाब से सुनीता रानी जी, जी राम राम। पहला देखो, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। वैसे उच्चारित करना यानी उच्चारण कौशल के अंतर्गत भी आ सकता है जी। केवल अक्षर पहचान करना, तो ये तो मुख्य है नहीं कि केवल अक्षरों को पहचान करेंगे। तेज गति से पढ़ना, तेज गति से तो वैसे ही द्रुत वाला रूप है, अभी पिछले टाइम में आया ही था, मैंने कहा था द्रुत गति से पढ़ना यानी तेज गति से पढ़ना। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, मेरे हिसाब से देखिए आपको ये तो सोचने नहीं चाहिए थे 2, आपका कंफ्यूजन इसमें और इसमें होना चाहिए था। एक था शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, वो तो उच्चारण का है। ये पूछ रहा है पढ़ना, पढ़ने के अंदर स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा अर्थ का होना जरूरी होता है वहां। अगर हम लोग बात करें संदर्भ धन अनुसार, यानी जिस संदर्भ के अंदर आपको विषय वस्तु दी गई है उस संदर्भ में आप क्या कर सकें, उस विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण, तब तो वो ठीक है, अदरवाइज वो ठीक नहीं है। तो अगर बात करें तो आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर। आगे देखें इसके अंदर, अब हम आगे की बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी विक्की जी धन्यवाद, जीते रहो। और कुछ आगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए जरा इसमें, पहला तीव्र गति से पढ़ जाना, एक तो ये है। दूसरा
बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। तीसरा, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। और चौथा, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। ये 4 ऑप्शन है उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। आप फटाफट समझ लीजिए इसका आंसर और जवाब दे दीजिए। विक्की जी गए क्या? 2 मिनट बर्बाद करके अपने 2 मिनट का डाटा यूज करके गए। जी फटाफट आप आंसर दें। तीसरे का डी। निकिता सोनी जी कह रही हैं डी। धन्यवाद महावीर जी, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया। तो आर्यन कह रहे हैं 2 है, पवन 4 बता रहे हैं, मुरारी सैनी कह रहे हैं 4 है, तीसरे का 4 बता रहे हैं, फौजी भी जी, काव्या, रिंकू लगभग 4 जी, आंसर लगभग के 4 है। वैसे कुछ बच्चों ने 2 नंबर को भी चुना है, हम दोनों पर बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने। ये उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 6 से 8 वाला पार्ट हो गया। उस स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ये कह रहा है तीव्र गति से पढ़ जाना। तीव्र गति से हम पढ़ तो जाएंगे लेकिन वो रीडिंग लगाना होगा। जैसे हम कहानी वगैरह जो पढ़ते हैं, उपन्यास नाटक वगैरह पढ़ते हैं, तीव्र गति से पढ़ते हैं उसके अंदर। आगे देखिए, इसमें बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। अब बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना ये प्राथमिक स्तर के लिए है, और वो कौन सा पूछ रहा है? उच्च प्राथमिक। लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, ये शब्दों की पहचान है। और ये कह रहा है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो बच्चे का स्तर ऑलरेडी बहुत परिपक्व हो चुका है, यानी प्राथमिक स्तर से वो क्लियर कर चुका है। शब्दों की पहचान करना तो प्राथमिक स्तर पर ही उसका हो चुका है। इसका अंतर्गत अगर बात करें तो आंसर किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। अगर प्राथमिक स्तर तक नहीं भी हुई है तो चल जाएगा, लेकिन उच्च प्राथमिक में जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो यही है कि जो भी विषय वस्तु हो, उस विषय वस्तु के अंतर्गत निहित जो अर्थ है उसको क्या कर लेना? समझ लेना। आगे की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन के विषय में क्या धारणा है, यह आपका क्वेश्चन है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। दूसरा, एकाग्र चित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। तीसरा, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। चौथा, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। जी सुरेंद्र जी बारात में उसके बाद भी देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। एक पंथ 2 काज। जी चौथे का आंसर 4 और 2 ये आ रहे हैं। आर्यन 2 बता रहे हैं, रामवीर भी 2, शुभम 2 बता रहे हैं, मुनावर खान जी 2 बता रहे हैं। जी बी 2, संगीता 2 कह रही हैं, आदि कुमार भी बी बता रहे हैं, पार्वती, वैशाली, भारत, रेखा, डोली यादव सब बी बता रहे हैं, फौजी सुधा भी बी बता रहे हैं। जी हरीश जी उदयपुर से हैं, आपका स्वागत है। जी राजू 2 हैं, आर्यन भी कह रहे हैं 2 है, पूर्णिमा कह रही है 4 है। ओके, लगभग बच्चों का आंसर 2 है, कुछ बच्चों के आंसर में ही 4 है, बाकी लगभग एक जगह। पहले क्वेश्चन समझते हैं, मौन पठन क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, मौन पठन के अंतर्गत बच्चा चुपचाप शांत चित्त होकर के
क्या करता है, अध्ययन करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, इस समय अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं और आप रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही सीरियस होकर आप जब पढ़ रहे हैं तो पूर्ण विषय वस्तु को ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं। वो कौन से उसके अंतर्गत आता है, मौन पठन के अंतर्गत आता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहला देखो, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके विषय में धारणा पूछिए तो पठन की गति धीमी तो है ही नहीं। जी पंकज जी, हाँ जी, नाम तो ले रही हूँ, जिनके भी हैं आंसर दे रहे हैं। BL यादव जी कह रहे हैं बेरोजगारी दूर कैसे की जाए। जी बेरोजगारी दूर कैसे की जाए, बस काम करना है। जहाँ कोई काम करने लग गया बेरोजगारी दूर हो गई। वो अलग बात है कि मैंने किसी से ये सुना कि बेरोजगार हैं क्या, बेरोजगार वो है जिसके पास कोई काम ही नहीं है। हाँ, हम लोग जितने भी हमारे युवा हैं, हम अपने पसंद का, हमने जो शिक्षा ग्रहण की है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो एक चाह है कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, हम उसके लिए लग रहे हैं। अदरवाइज़ हम काम तो कोई ना कोई करेंगे। लेकिन अब तो आप ये कह सकते हैं मैडम लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, सिटीज़ के अंदर तो ऐसा है ही, क्या करें। तो और तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो मैं यही कहूँगी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, हम अपना कोई भी रोज़गार कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जो आप एक क्षेत्र में जब कर रहे हैं तो ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि जो बच्चा शिक्षित है, जिसे अपने ऊपर आत्मविश्वास है, पहले पूरी कोशिश करनी चाहिए सरकारी नौकरी की। नहीं भी मिल रही है तो भी वो बच्चे अपने पालन पोषण कर रहे हैं। आप लोग रीट वाले मेरे तो जो भी विद्यार्थी हैं, मैं जानती हूँ बहुत से बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते भी हैं। इस समय मैं कहूँ कोरोना के टाइम में ऐसा हुआ है कि ठीक है वो तो बंद है, अब हम क्या करें, तो अब हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोरोना का साइड इफ़ेक्ट पड़ा है वो अपने ही क्षेत्र पर, शिक्षा के क्षेत्र पर ही सबसे ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले बंद भी इन्हीं को होना और सबसे बाद में जो खुलेगा वो भी यही क्षेत्र खुलेगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कहीं ना कहीं भगवान है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कोई ना कोई तरीका निकलता है, सोर्स निकलता है। जी चलिए आगे की बात करें। एकाग्र चित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। मौन वाचन में होठों से ध्वनि बाहर नहीं आनी चाहिए, आप ये चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। बिल्कुल गांव में बुरा हाल है, फिर भी मैं ये कहूँ कि किसान बेचारे लगे हुए हैं तो वो ठीक कर रहे हैं, किसी प्रकार से खेती वगैरह अपना रोजगार करके चल रहे हैं। मनरेगा ज्वाइन करना पड़ेगा, मनरेगा, ओके। भगवान करे ऐसा ना हो, आप लोगों को आपकी नौकरी, आपके जो स्वप्न है वो पूरे हो जाएं। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। आदर्श वाचन के तुरंत बाद तो कौन सा वाचन होगा? अनुकरण। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक। और अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र। तो ये दोनों तो नहीं है, तो आंसर होगा मौन पठन के इसके अंदर विषय में एकाग्र चित्त होकर पढ़ने का क्या होता है? अभ्यास होता है। इसका मतलब मौन जो पठन है उससे एकाग्र शक्ति का विकास होता है, चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है। जैसे मैंने कहा आप लोग पढ़ रहे हैं तो हर चीज को, विषय वस्तु को सोच समझ करके पढ़ेंगे, तो एकाग्र चित्त होकर के पढ़ेंगे, तो एकाग्र चित्त के साथ साथ चिंतन मनन की शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। जी अनीता दिख रहा है आपका नाम। ये देखिए आगे, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। बिल्कुल काम करने की नियत तो बहुत ज़रूरी है, काम ही नहीं करना चाहेंगे तो कुछ होगा नहीं। जी बिल्कुल, आपका 5वां क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन। जैसा मैं कह रही हूँ, काम करने की नियत, ये तो सबसे बड़ी चीज है। 5वें का आंसर आ रहा है डी 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 डी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनूप जी। मेरा कोर्स ऐप के थ्रू आप मोनिका जी कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 का भी व्याकरण का अलग से मैंने डाल दिया है। प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी के नाम से ऐप है, और बाद में आपको यहाँ पर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। आंसर बहुत थोड़ा कंफ्यूजन वाले आए हैं। बी भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है आपका। जी बेटा फिट में नहीं
इंच के अंदर ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इंच से ही आपसे पूछ रही हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है। लगभग बच्चों के आंसर हैं डी है जी। प्रियंका जी सत श्री अकाल जी, बिल्कुल डी। क्या होगा? 12 इंच। ये इसके अंदर है कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? ये है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? पहला, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। दूसरा, उचित गति एवं प्रवाह। तीसरा, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। चौथा, ध्वनि का उतार चढ़ाव। आपको क्वेश्चन है किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण, उचित गति एवं प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण और ध्वनि का उतार चढ़ाव। जी, छठे का आंसर आ रहा है अलग अलग। ए भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और डी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। फटाफट आपके ऑप्शंस जा रहे हैं जी। महिपाल 3 कह रहे हैं, निमिषा ए, श्याम भी ए, दीपेश भाव जी, सैनी गीत, केसी चौधरी जी बी बोल रहे हैं, बी। व्याकरण को शुरू से लेना है बेटा, लाइव वाला लेना है तो लाइव तो अभी नहीं चल रहा है। लाइव जो चल रहा है वो एसआई का चल रहा है और रीट का चल रहा है मेथड वाला, बाकी तो अभी रिकॉर्डेड ही है। आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। 2 नंबर आया है, एक तो एक नंबर आया है और एक सी नंबर आया है। कुछ बच्चों ने डी भी बताया। मोहनलाल जी कह रहे हैं एक ही होगा 100%। ओके, फिर कह रहे हैं 6 होगा, 6 का 2 होगा, बी। फिर कह रहे हैं 3 है, सी। अब यहाँ तो बहुत ही गड़बड़ हो गई है, 3 आंसर है। कुछ बच्चों ने तो 4 नंबर भी बता दिए हैं जी। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? पठन ये पूछा गया है। मैं सी की बात करूं, ध्वनि का उतार चढ़ाव। अगर बात करें जैसे हम सस्वर वाचन बोलते हैं, कविता पाठ करते हैं, उसमें हम ध्वनि का उतार चढ़ाव करते हैं। ये तो पठन है, पठन गद्य पद्य उसका यहाँ उल्लेख नहीं है, तो ये तो नहीं। और अगर आप देखते तो उचित गति एवं प्रवाह और ध्वनि का उतार चढ़ाव, इससे दोनों सिमिलर है। अगर आप देखें, अगर दोनों समान है इसका मतलब फिर तो ये दोनों आंसर में नहीं होंगे। अब हम लोग बात करें, बचे हमारे पास 2 जी। राकेश जी कह रहे हैं 1 को लोग कर दो, 2 तो हटा दिया है, उचित गति और प्रवाह। वो तो सस्व वाचन होता तो होता, वो तो आप देखते। गति और प्रवाह का अर्थ क्या होता है? यानी उचित रूप से उतार चढ़ाव, कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा लंबा बोलना है कविता पाठ को, वो चीज हो गई। तो ये 2 तो है नहीं। अब बच गए ये, तो अब आंसर्स ए और 3 डबल आंसर्स आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए है, कुछ कह रहे हैं 3 है। चलिए दोनों पर बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें है अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, ठीक है, और इसमें है प्रत्येक शब्द का सही क्या करना? उच्चारण करना। क्वेश्चंस के आंसर्स बुक में भी अलग अलग ये दिए हुए हैं। एक बुक में ए दिया हुआ है, एक में सी दिया हुआ है। हो सकता है आपने जो पढ़ी होगी उसके हिसाब से आपने अपना क्या दिया है? आंसर दिया है। लेकिन हम यहाँ बात करें, यहाँ पठन पूछा जा रहा है, प्रत्येक शब्द का सही क्या करना? उच्चारण करना। और यहाँ है अनुमान के साथ क्या करना? भाव ग्रहण करना, यानी अर्थ ग्रहण करना। लेकिन यहाँ किसके साथ है? अनुमान, अनुमान के हिसाब से है। यहाँ है प्रत्येक शब्द का सही क्या करना? उच्चारण करना। आपने वाचन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं लिखित सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, ये उसका अर्थ होता है वाचन या पठन के अंतर्गत। वैसे पठन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आ गया कि लिखित सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो अगर मैं वो देखूं तो फिर भी भाव ग्रहण यानी अर्थ ग्रहण हम इसमें कर रहे हैं। से आंसर कौन सा होना चाहिए? पहले ए नंबर। लेकिन बहुत सी, जैसे मैंने कहा, किताबों में कौन सा भी है?
3 नंबर। हम 3 को इसलिए पहले हटा सकते हैं, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करना, वो उच्चारण कौशल के अंतर्गत भी आ सकता है। पठन के अंदर उच्चारण के साथ साथ क्या होना चाहिए, अर्थ ग्रहण। इसे शायद अगर हम देखें इन दोनों की तुलना में तो 1 नंबर इसके अंदर होगा। पर मैंने कहा है बहुत जगह आंसर ये दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको क्लियर किया है आपको कि ये उच्चारण के अंदर पहले जाना चाहिए। आगे देखिए, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है। अवधान ध्यान को बोलते हैं, एकाग्र चित्ता को। इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है, यानी बाधा। व्यवधान का अर्थ होता है बाधा। और शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है। 7वां क्वेश्चन, फटाफट आंसर दे दें जी। राजवीर कह रहे हैं 3 है, 3। ओके, फटाफट सबका आंसर इसमें एक जैसा है जी। एस एल शर्मा जी, जी सोहन जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको जी। आंसर लगभग बच्चों का एक ही है यहाँ पर जी। राजू जी कह रहे 3 नंबर को लपेट दो मैडम जी। ओके, लपेट ही देते हैं फिर। मुझे लगता नहीं है कि आपके किसी के अलग से आंसर है, इसमें एक रूप से क्लियर है जी। पुखराज जी, जीते रहिए। चलिए बात करें, ये कह रहा है कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है। जब हम दैनिक जीवन में पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि सरस्वत जो वाचन है वो पद्य में होगा, और जो मौन वाचन है वो किसके अंतर्गत तो होगा, गद्य में। सहस्वर पद्य में और मौन वाचन किसके अंदर, पद्य में। तो कई बच्चे क्या कहते हैं, क्यों मैम, क्या हम पद्य के अंदर मौन वाचन नहीं कर सकते? मैं एक ही चीज कहती हूँ बेटा, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल कर लो, लेकिन कविता की पद्य की डिमांड होती है। हम पद्य कहते किसे, छंद में जब आप पढ़ते हैं कि लय यति गति के साथ जिसका हम क्या कर रहे हैं, उच्चारण, वो है कविता पाठ, राइट। तो अगर हम बात करें कविता पाठ की और अगर आप मौन पाठ करेंगे तो मौन पाठ में लय यति गति पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो करने को तो आप कर लो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल इससे रसानुभूति, रस धन अनुभूति में व्यवधान यानी बाधा होती है। इसलिए कविता शिक्षण में मौन पाठ करना क्या होता है, वर्जित होता है, क्योंकि लय यति गति जो है वो मौन वाचन में विकसित नहीं हो सकती। बाकी कविता शिक्षण का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है एक शिक्षक का भी, एक छात्र का भी, वो क्या होता है, रसानुभूति की क्या करना, प्राप्ति करना। इससे आंसर कौन सा था, 3। यहाँ कह रहे हैं छात्रों का अवधान बाधित होता है, तो ये तो है ही नहीं, उनका ध्यान बाधित होता ही नहीं है। समय का दुरुपयोग होता है, ऐसा भी नहीं है। और शिक्षण प्रवाह समाप्त तो होता है, ये भी नहीं। रसानुभूति, रसानुभूति किससे होती है, लय यति गति से। अगर मैं बात करूं छंद की परिभाषा में, आप ये चीज पढ़ते हैं, यति होता है विराम, वैसे जो आप कोमा वगैरह लगाते हो बीच में गाते हुए, वो विराम है। तो लय यति गति के अंतर्गत व्यवधान हो जाएगा। आगे के बाद 8वां क्वेश्चन देखिए आपका, लेखन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी चीज है जो लेखन से संबंधित नहीं है? बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, और चौथा है आंखों से कागज की दूरी। तो देख लीजिए आप इसके अंतर्गत, आप सबको ही, अंकित जी आप ही को नहीं, सभी को, जो भी बच्चे हैं आप सबको ही ढेर सारा आशीर्वाद है जी। संजय जी फटाफट आंसर दे दीजिए। 8 का आंसर डी आ रहा है और 2 आ रहा है जी। बिल्कुल, अगर कहें लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और शेयर भी कर दो जी। मोहित जी, रीति कह रही है 1 है, महावीर कह रहे हैं 2 है, सुनीता कुमार भी बता रहे हैं जी।
चलिए बात करते हैं, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, आने को तो बहुत है जी। लेखन से संबंधित नहीं है, लगभग बच्चों ने, ठीक है राजू जी, बिल्कुल चबूतरा बना लो। तो अगर बात करें हम, यहाँ शुद्ध उच्चारण नहीं है। लेखन, लेखन लिखना, शुद्ध उच्चारण उच्चारण कौशल से जुड़ा हो गया। इससे पहले भी मैंने बात की थी कि उच्चारण उच्चारण कौशल से, ये लेखन का इसका मतलब ये इससे संबंधित नहीं है। आंखों से कागज की दूरी भी है। लेखनी पकड़ने का ढंग, आप जब पढ़ते हो लेखन क्वेश्चन तो वहां आप कहते हैं कि तर्जनी उंगली से जो पेंसिल है वो 60 डिग्री का क्या बनानी चाहिए, कोण बनानी चाहिए, और कलम की जो लंबाई है वो एक बालिश से एक बिलांद होनी चाहिए। ये सब आप वहां पर पढ़ते हो। बैठने का उचित ढंग होना चाहिए, ना ज्यादा गिर करके वो यूं, कलम पकड़ने का भी एक उचित तरीका होता है। तो ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आंसर 2 नंबर। अगला, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? जी सामरिया जी, बिल्कुल। पहला है शुद्ध उच्चारण, दूसरा है सस्वर वाचन, तीसरा है कविता पाठ और चौथा है प्रतिलिपि। ये कह रहा है किसका संबंध बोलने के कौशल से नहीं है, जब बोलना जिससे जुड़ा हुआ नहीं है। फटाफट आंसर आ रहे हैं, डी 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 डी। हेमलता, बीना, रिंकू, प्रिंस, मंजू, राखी, महावीर प्रसाद, रूबी रानी जी, डी होगा मैम जी। सब का एक ही आंसर है, 4 डी या द जी, बिल्कुल। राकेश जी कह रहे हैं 4 को लोग कर दो दीदी, बिल्कुल भैया जी। डी डी। ज्योत्सना, लक्ष्मी, प्रीति, कुलविंदर, महावीर प्रसाद, सबका एक ही आंसर है, डी, बिल्कुल, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण में भी बोलना है, यानी बोलने का कौशल विकसित हो रहा है। कविता पाठ करेंगे तो भी उच्चारण तो हो ही रहा है। सस्वर वाचन करेंगे तो भी बोलना हो रहा है। जी मनीषा जी, आपको कोर्स लेना है, आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं जी, बिल्कुल। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि वैसे होती क्या है? आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जाए उसको एज इट क्या करना, लिखना, वो क्या होती है? प्रतिलिपि, ठीक है जी। गीतिका, शंकर जी, मूलचंद जी, न्यूटन जी, पूजा, सबके आ गए नाम? ओके बेटा, इतनी जल्दी नाम जाते हैं, नहीं ले पाते हैं और फिर बाद में आपको गुस्सा होने की, जैसे मैं कहती हूँ, जरूरत नहीं है जी। प्रिंट कॉपी, लेकिन लेखन में बेटा प्रिंट कॉपी नहीं है, आप हाथ से जो लिख रहे हैं, ओके जी। अब देखिए इसमें, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। ये है इसके अंतर्गत। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, नहीं कहीं कहेंगे महत्व शुद्ध है क्या, क्योंकि उधर से तो दिख भी नहीं रहा, ये तो डबल है। महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। देखते हैं इस बार क्या आंसर आ रहे हैं। सबके आंसर गजब। 10वें का आंसर ए है। सरोजी कोरोना पॉजिटिव है, प्लीज अपना ध्यान रखें हैं जी। भाषा प्रयोग के अवसर, अल्बर्ट, आप नाम भी कई तो कैसे कैसे रखते हैं ना, पूरा साइकोलॉजी पर है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ए सुरेश जी, विनोद, राकेश, निशा, सब एक ही आंसर दे रहे हैं, ए, यानी ये क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। काफ़ी अच्छा आपने इसको पढ़ा हुआ है। कुछ में जाकर के आप क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। बाकी मैं कहूँ, वैसे इसमें अभी तक 3-4 क्वेश्चन आए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हुए हैं, बाकी लगभग आपके आंसर जिसमें आ रहे हैं वो सबके सही हैं। अच्छा राजू जी, ये सही है, जो वीडियो को लाइक नहीं करेगा उसको भंडारे में शामिल नहीं किया जाएगा।
ऐप का लिंक मैं अमित जी ये जैसे ही क्लास खत्म होगी ऊपर ही डाल दूंगी उसमें, तो आपको पता चल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बोर्ड में वो जो बॉक्स है उसमें भी मिल जाएगा। यहाँ देखिए बिल्कुल आंसर सभी का एक ही है, तो बिल्कुल आंसर ए होगा, 4 नंबर नहीं होगा जी। व्याकरणिक नियमों का स्मरण वाला नहीं है, लेकिन अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो इस पर सबसे पहले चाहेगा। ये पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप लोग प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे तो बिल्कुल वहां पर ये चीज क्लियर होगी कि बच्चों को सबसे ज्यादा पहले भाषा प्रयोग के क्या मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। अगर बच्चों को सबसे पहले भाषा प्रयोग के अवसर मिल रहे हैं तो बच्चा फिर जैसा बोल रहा है, जैसे अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, फिर लिखित वगैरह में भी वो उस चीज को कर पाएगा। इसलिए अगर बात करें तो आंसर क्या है, 1 नंबर है। टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट सीरीज थी, जिसमें ऐप में 10 टेस्ट सीरीज में से 7 टेस्ट सीरीज जो फ्री वाली हैं वो ओपन हो चुकी हैं। आप उन्हें देख सकते हैं अपना करके, और उसमें बिल्कुल काफ़ी जटिल ही क्वेश्चंस हैं आपके। जब आप पढ़ेंगे तो पूरा निचोड़ उसके अंदर है। और पे वाली जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो 199 रुपये के अंदर है, जो 15 टेस्ट सीरीज़ हैं। अब हर शुक्रवार को उसका टेस्ट हो रहा है, अभी भी आज ही हुआ है। और उसके अंदर जैसे प्रश्न पूरे होंगे उसके बाद वहाँ पर सॉल्यूशन है इसका, ये यहाँ पर है ही जी। देखिए अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण की शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। देखते हैं अब आंसर्स क्या है। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए, यहाँ हो सकता है स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आए जी। सभी ने लाइक कर दिया, बढ़िया है। तो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। गौरी बोलिए कि अब दिख रहे हैं आपको आपके कमेंट्स मुझे। रीट हिंदी की फीस क्या है? सिर्फ व्याकरण की 500 है, लैंग्वेज फर्स्ट की भी और लैंग्वेज सेकंड की भी। आंसर आ रहा है मौन वाचन। माही जी आपके दिख रहे हैं मुझे कमेंट्स। राकेश कह रहे हैं 3 को लॉक कर दूं। ताराचंद स जी, लगभग बच्चों ने आंसर सह दिया है। कुछ बच्चों ने ही 2-4 को छोड़ दूं, कुछ ने कहा व्याकरण शिक्षा। लेकिन बात वही है, अर्थ ग्रहण के कौशल में सबसे विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सा वाचन रहेगा? मौन वाचन। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप अगर बात करें जी, तुलसीराम जी, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है? ये जो मौन वाचन है, इसमें जैसे मैंने कहा आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब चुपचाप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो हर चीज़ को समझ कर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगी। तो मौन वाचन करते हुए पढ़ रहे हो, हर चीज़ का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ इसके अंदर आया। आंसर 3 नंबर। आगे देखिए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? पहला है 15, दूसरा है 25, तीसरा है 18, चौथा है 22 जी। सही कह रहे हो, आंसर दीजिए। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 22। डी 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 डी। ओके ओके, 22 जी। एक ही आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से तो। निर्मला, माया सब एक ही आंसर दे रहे हैं। ओ शिल्पा का अलग आया है, शिल्पा कह रही है 3 है। अनूप जी कह रहे पता नहीं है इसका, तो यानी चलो कुछ तो एक अलग आया है। ए बता रही है मोहिनी जी। 4 को लॉक कर दूं। राकेश कह रहे हैं, लाल सिंह कह रहे हैं 22 ही है, प्रीति भी 22, रिंकी चौधरी कह रही है 3 है। राजू जी बिल्कुल समझ गई आपकी बात, किसी ने कोरोना के मरीज को छुपा कर रख लिया था, एग्जाम टाइम पर बाहर निकाल दिया, लेवल बढ़ा दिया। देख लो अब यही नहीं आ रहा है।
सबसे बड़ी बात है आपका मेथड कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, यो मैं अगर अलग से लूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सारे ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम में जब बैठते हैं ना तब तो वो क्वेश्चन बहुत ही सरल लगते हैं, बस बाहर आते हैं जिस साल का पेपर देते हैं बस वो ही खराब होता है, बाद में वो पेपर सारे के सारे सही हो जाते हैं कि बहुत ही सरल था, कंफर्म नहीं है। लैंग्वेज एक या दो, दोनों का ही है। भाषा है, जब आप लोग पढ़ते हैं भाषा किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए भाषा की बोली जो है वो है क्या। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां? आंसर है 3 नंबर। लो जी गए आप लोग तो 3-4 बच्चों का सही हुआ है इतों में से, बाकी का लगभग आंसर गलत है। कह रहे भाषा 22 है। अरे वो प्रादेशिक भाषाएं हैं, मैं पूछ रही हूँ हिंदी की बोलियां। हम लोग लगभग, तो आप लोग राजस्थानी यहाँ पर देख रहे हैं, अरे वहाँ पर आप पढ़ोगे तो 18 है बोलियां हैं इसके अंतर्गत जी। तो यहाँ गड़बड़ हो गया तो लगभग को अब 1 का हो गया जी। तुक्का लगा रहे हैं, अब वो तुक्का लगाने से तो क्या होगा जी। अब 3 लिखने से कोई फायदा नहीं है, आ गए बहुत आंसर। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? यह है क्वेश्चन। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? जी बिल्कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, सेकंड ग्रेड में क्लियर हो जाता है। पहला है अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना, दूसरा है किसी शब्द का अर्थ जानना, तीसरा है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, और चौथा है किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। ये पूछ रहे शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। आप आंसर दें, और मुझे लगता है इसमें भी आंसर अलग अलग होंगे जी। 13 का आंसर 3 है, डी है, ए है, 3 आंसर तो आ गए, यानी हो गया फिर से कंफ्यूजन आपको। जैसे ही कहते हो ना थोड़ा सा स्तर बढ़ाओ, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है जी। रामेश्वर जी आपका सही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ कम इम्पोर्टेंट बताना है। ए है, सी है, बी है, 3 आंसर। यानी अगर मैं कहूं तो लगभग बच्चे कंफ्यूजन के अंदर है। बेटा ये 5 बोलियां नहीं है रामनिवास जी, 5 तो ये उपभाषाएं हैं, फिर इनकी अलग अलग बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, राजस्थान की 4 बोलियां, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, फिर वो उनकी बोलियां होंगी। ये 5 उपभाषाएं हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ये ज़रूरी नहीं हर जगह जो चीज़ है वो वैसी ही हो, वो सही है 5, लेकिन वो 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। ओके सही था जिनका, बढ़िया है। चलिए बात कर लेती हूँ। ज्यादातर का आंसर सी आ रहा है, फिर ए वो बी बताया है, ए भी बताया है जी। चलिए मैं बात कर लेती हूँ। शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? देखिए किसी शब्द की वर्तनी को जानना। ये शब्दकोश आप खरीद कर लाते हैं किस लिए? कठिन, एक तो शब्दों के अर्थ को जानने के लिए, सबसे ज्यादा तो वही होता है। बच्चे हमसे आके ये की चीज कहते हैं मैम शब्दों के अर्थ नहीं आते, कैसे पता चलेगा? किसका शब्दकोश खरीदें? यानी ये तो है कि किसी शब्द का सही वर्तनी को हमें जानना है, शुद्ध कैसे लिखा जा रहा है, उसका अर्थ क्या है। इधर देखिए किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, तो ये भी वहां पर आपको मिल जाएगा। समानार्थी यानी उसी के समान अर्थ देने वाला और क्या है, ये भी है। इसके बाद किसी शब्द का अर्थ जानना, तो ये किसी शब्द का अर्थ जानना और किसी शब्द की सही वर्तनी जानना में अंतर क्या है? वर्तनी शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। और किसी शब्द का अर्थ जानना, ये शब्द का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो वर्तनी और उसमें अंतर बता दिया, वर्तनी शुद्ध कैसे लिखा जा रहा है और शब्द का अर्थ जानना यानी उसका अर्थ क्या है, दोनों यही एक्सप्लेन कर दिए थे। तो ये भी होता है। अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको शब्द मिलेंगे, तो अक्षर और वर्णों का आपको क्या नहीं जानने को मिलेगा? क्रम जानने को मिलेगा। कोई मतलब उस दृष्टि से आप देखेंगे शब्दकोश में तो वो पहले ज्ञान होगा तो हमें पता चल पाएगा। तो बिल्कुल अगर आंसर करें तो इसका आंसर ए। आगे देखो,
14वां क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, दूसरा है साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, तीसरा है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये लिखा हुआ ऐसा ही था इसलिए ये लिखवाया, कहीं कोई कह देना ये उपरोक्त नहीं होता उपयुक्त होता है तो वो ठीक है, वो शब्द शुद्धि है। ये वर्तनी वाला रूप है जो अभी बात कर रहे थे हम, यह है वर्तनी रूप। 14वें का आंसर आ रहा है मेरे पास बी और सी, 3 है। लगभग बच्चे कह रहे हैं बी फिर 3 भी आ रहा है जी। धन्यवाद भैया, आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ाना। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो चीज़ पढ़ा रही हूँ वो सभी तक पहुँचे, और उसमें भी आप इतना ध्यान, बस जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसे शेयर कर दें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाकी अपना ध्यान आपको रखना ही है जी। 14वें का आंसर बी। चलिए तो अब बात कर ही लेते हैं। विकास विश्नोई कह रहे हैं साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरण के नियमों का ज्ञान जी। राज सोलंकी भी यही कह रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो देखो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ये तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो हम हर क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, वो तो प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो बाद की बात है जब इनमें से नहीं आएगा। अब 2 में आप कंफ्यूज हुए, एक प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना। तो मैं आपको बता देती हूँ कक्षा 6 से 8 तक की आप किताबें अगर देख रहे हैं हिंदी की, तो आपको साहित्यकारों से परिचित कहाँ करवाया जाता है? 9वीं क्लास के अंतर्गत आता है कवि या लेखक परिचय। 8वीं तक तो उसके नाम के साथ सिर्फ क्या आती है? रचना। 9वीं क्लास से जाकर के लेखक है तो लेखक का परिचय आ रहा है, कवि है तो कवि का परिचय आ रहा है। यानी साहित्यकारों का परिचय हम कौन सी क्लास से शुरू करते हैं? 9वीं से। आप अपनी बुक देख लीजिएगा। और मैं किसकी बात कर रही हूँ? उच्च प्राथमिक स्तर की। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये उच्च प्राथमिक पर होगा ही नहीं। जो आप किसके माध्यम से पता कर सकते हैं? अपनी किताबों के माध्यम से। अगर मैं बात करूं साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, तो ये सही है। अब आप सोचेंगे ये क्यों सही हुआ जब ये गलत हो गया? तो ये साहित्यकार बोला है। यहाँ अगर बात करें तो साहित्यिक विधाएं क्या है? तो जैसे गद्य और पद्य की साहित्यिक विधाएं, तो पद्य की तो कविता है, गद्य की बात करूं तो कहानी है, एकांकी वगैरह जैसे आते हैं, नाटक, उपन्यास, ये सब गद्य की है। तो अगर हम बात करें 8वीं क्लास तक एकांकी भी आ चुकी होती है, कहानी आ चुकी होती है, कविता आ चुकी होती है। इसका मतलब अगर बात करें तो साहित्यिक विधाओं से तो क्या करवा दिया है? परिचय करवा दिया है। और व्याकरणिक नियम भी क्या किए जाते हैं? सिखाए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, ये सही है इसका आंसर। तो आपको यहाँ साहित्यकार बोला था, साहित्यिक विधा होता तो सही था। तो साहित्यकारों का परिचय कक्षा 9 से कराते हैं। आगे देखो 15वां क्वेश्चन। 2 राइट नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं जी, होने तो चाहिए 2000 प्लस, लेकिन लगभग बच्चे कहते हैं हम इस टाइम सो रहे हैं। वो अलग बात है कि हम इतनी मुश्किल से आपके लिए आ पाते हैं जी। चलिए आगे की बात करते हैं। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। ये है इसके अंदर। मेरे क्वेश्चन देखिए, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। बहुत सोच करके आंसर दीजिएगा। 4A जी। ताराचंद जी द बता रहे हैं, सुखदेव जी डी बता रहे हैं, अर्चना ए, राकेश 4, रीति 4, द जोगेंद्र ए बता रहे हैं, फिर खुशबू 4,
राजू मीना एक बोल रहे हैं, यानी एक और डी में तो कंफ्यूजन है, ए में भी और डी में, जैसा मैंने कहा आया हुआ क्वेश्चन है। जी एसएल शर्मा जी, हाँ सोहन जी, मैंने आपका पढ़ लिया था मैसेज बेटा पहले भी। 15 का डी होगा, 15 का ए होगा, 2 आंसर्स यहाँ आ रहे हैं। राहुल कह रहे हैं ए आएगा, ओके, डी फॉर डिडवाना, ठीक है। चलिए बात कर लें, संप्रेषण का साधन है, ओके। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा है भाषा स्वयं में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इसने पूछा नहीं है भाषा क्या है, ये कह रहे भाषा स्वयं के अंदर क्या है। तो एक जटिल चुनौती है, ये नहीं आएगा, ये आपने हटा दिया है। यूं आप सोचते तो जटिल तो होती है भाषा, नहीं जब तक पढ़ी है वो चीज है। एक विषय मात्र है, तो सोचने में तो सोचते तो भाषा एक विषय भी है, आपने ये भी हटा दिया। लेकिन आपका कंफ्यूजन इन दो के अंदर है जी। अब हम इन दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ से क्या चीजें हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाए। यहाँ से पहला वाला देखो, इसके अंदर अगर मैं पहले पर बात करूं, यहाँ से एक नियमबद्ध व्यवस्था है, दूसरा संप्रेषण का एकमात्र साधन है। भाषा स्वयं के अंदर अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा वगैरह, तो वो एक नियमबद्ध व्यवस्था के अंदर है। अंग्रेजी संस्कृत एक नियम में चलती है। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं भाषा स्वयं के अंदर क्या है। कोई भी भाषा है वो स्वयं के अंदर क्या है, तो सबसे बड़ी चीज है संप्रेषण का एकमात्र साधन। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो ये नियमबद्ध चीज इसका अंदर का पार्ट हो जाती। कैसे हो जाती? हम जब अपनी बात का संप्रेषण कर रहे हैं, उसको भी छोड़ दो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हिंदी भाषा पढ़ा रही हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मैं संप्रेषण कर रही हूँ आपके पास। लेकिन अगर आप देखेंगे तो व्याकरणिक नियम तो नियमबद्ध तो है ही है कि पहले क्या आएगा फिर क्या होगा। यानी कोई भी शिक्षक जो बोल रहा है वो नियमबद्ध व्यवस्था तो है, लेकिन वो नियमबद्ध व्यवस्था जो हम यूज कर रहे हैं वो किसी भी चीज का क्या करने के लिए कर रहे हैं? संप्रेषण का। इसमें पहले आंसर क्या होगा? संप्रेषण का एकमात्र क्या है? साधन है। भाषा से हम अपनी अभिव्यक्ति सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? यह है आपका क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला, भाषा का एक मानक रूप होता है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। जी श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिसलाइक करने वाले किस ग्रह से आए हैं? अपने ही ग्रह से, अर्थ ग्रह से। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, भाषा परिवर्तनशील नहीं है और भाषा अर्जित संपत्ति है। फटाफट आप देख लीजिए। जी 16वें का 3-3-3, जी 16 का सी है। जी दीपक जी, व्याकरण बिल्कुल करवाई रही हूँ, जहाँ तक चीज़ें होंगी बेटा धीरे धीरे करके। अब प्ले लिस्ट बना दी है मैंने, काफ़ी जो नए जुड़े हैं रीट में वो सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। जी अमीन खान हनुमानगढ़ जी से आए हैं, मतलब आप देख रहे हैं, आपका स्वागत है। कह रहे हैं 3-3-3 या स है, सारे सही हैं। अंजू चौधरी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करें यहाँ से, ठीक है। देखिए प्रत्येक भाषा का एक क्या होता है? मानक रूप। मानक यानी सर्वमान्य रूप होता है, बिल्कुल सही है। भाषा स्थूल से किसकी ओर बढ़ती है? सूक्ष्म की ओर। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा और सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? छोटा। हम बड़े को क्या बना लेते हैं? छोटा। जैसे शुद्ध शब्द होता है बुढ़िया, और हम बुढ़िया की बजाय क्या बोल देते हैं? बूढ़ी बोल देते हैं। तो अगर बात करें तो स्थूल से किसकी ओर जा रही है? सूक्ष्म की ओर। अगर बात करें परिवर्तनशील नहीं है, तो हिंदी भाषा पूर्णतः परिवर्तनशील ही है। इसके अंतर्गत बात करें, कहें कैसे, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कैसे? मैं एक सिंपल बात बता रही हूँ आपको। जैसे हम विद्यालय पहले ऐसा लिखते थे,
ठीक है। वर्तमान में आप देखेंगे तो कुछ ये लिखा हुआ आपको नजर आएगा, यानी अगर मैं देखूं तो इसकी बजाय ये रूप है, इसका मतलब ये परिवर्तन हुआ है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि भाषा क्या है, परिवर्तनशील है जी। बिल्कुल कई जगह आपका मैं नाम नहीं पढ़ पाई, भाषा एक नियमबद्ध वाला है, ये रामनिवास बिश्नोई जी सीटेट में ए माना था, भाषा नियमबद्ध प्रक्रिया है, ऐसा जैसा आप कह रहे हैं। कुछ किताबों में इसका आंसर ए ही दिया हुआ है, लेकिन नियमबद्ध जो प्रक्रिया है वो संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। आप दूसरी किताबें अगर खोलोगे तो उसमें आंसर ये भी आपको मिल जाएगा। दोनों को मैंने तो खैर उसको वहाँ पर नहीं देखा, लेकिन मैंने दोनों में तुलना करके देखा, क्योंकि दोनों किताबों में, दो बुक्स में आपको अलग अलग वहां पर आंसर मिलेंगे, से मैंने उसको क्लियर कर दिया है जी। ठीक है, तो अगर बात करें तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। और अर्जित संपत्ति ये लगातार आ रहा है कि ये पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक जो माता पिता से अर्जित की जाती है अर्जित संपत्ति है, यानी हम अपने प्रयास से इस भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं, और जीवन पर्यंत हमारी भाषा हमारे साथ चलती है। तो अगर हम कहें तो अर्जित संपत्ति है। ठीक है, तो इतना रूप अपना कंप्लीट हो गया है। अब आगे के जो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो शेयर कर देना है। आपको लैंग्वेज 2 के या जो भी कोर्स टेस्ट सीरीज़ वगैरह खरीदनी है, फ्री वाली टेस्ट सीरीज़ भी ऐप में अवेलेबल है, आराम से वहाँ पर आप दे सकते हैं, इत्मीनान से अपने और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम बात कर लेंगे। तो वहाँ मैं जो भी ऐप का लिंक है वो शेयर कर दूंगी, जिसको भी कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, वहाँ पर आप ले सकते हैं। अपना आप सबको ध्यान रखना है। अगली क्लास में जल्द ही मिलेंगे, तो राम राम सा।